डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल पोइट्री में आज हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर पोप की लिखी हुई एक बहुत ही शानदार पोइट्री, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये है क्या, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके थीम्स को हम लोग एनालाइज करेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलेक्जेंडर पोप के बारे में। तो अलेक्जेंडर पोप जो हैं एक न्यू क्लासिकल पोएट हैं और ट्रांसलेटर हैं, साथ ही साथ सैटरिस्ट हैं। इन्हें इनलाइटमेंट एरा का एक फॉरमोस्ट पोएट माना जाता है। साथ ही साथ ये माने जाते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ऑगस्टिन लिटरेचर। इनके बहुत सारे सैटरिकल और डिस्कर्सिव पोइट्री भी हैं, जिसमें से द रेप ऑफ द लॉक, द डंशियार्ड और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म है। इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए हैं, जिसमें होमर का जो ट्रांसलेशन है इनका वो बहुत ही फेमस रहा है। इनका जन्म जो हुआ है, ही वॉज बॉर्न ऑन May 21, 1688, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड ही डाइड ऑन May 30, 1744। तो इतनी बातें आप ज़रूर याद रखिएगा पहले, फिर हम लोग बात करते हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म पे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो मेन आइडिया है वो क्या है, तो इसका जो मेन आइडिया है वो यह है कि पोएट्स और क्रिटिक्स जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वे गाइड होने चाहिए नेचर से और ग्रेट क्लासिकल ऑथर से, चाहे वो ग्रीस से हों या रोम से हों। और पोइट्री जो हो वो हाईली ऑर्डर्ड होना चाहिए, इट मीन्स ऑफ ग्रेट ऑर्डर होना चाहिए, बहुत उच्च दर्जे का होना चाहिए, और यह आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती यानी फोर्सफुली लिखा हुआ फोर्स्ड कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। अगर हम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म देखें तो यह एक ऐसा पोएम है जिसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट में आर्ग्यूमेंट करता है और इसे लिखा गया है हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट क्या होते हैं? 2 राइम्ड लाइन्स होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है। और इसमें एक सीरीज ऑफ एपिग्राम होता है, यानी एक प्रोफाउंड स्टेटमेंट होता है, और यह इंटरटेनिंग भी होता है और विट्टी भी होता है, यानी इसमें बुद्धि की बातें भी होती हैं, इंटेलेक्चुअलिटी भी होती है और इंटरटेनिंग भी ये होता है। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म की जो कुछ बातें हैं और भी ध्यान हम लोग दे सकते हैं, वो ये है कि ये पब्लिश हुआ है 1711 में, यानी 1711 में। ये जो पोएम है उसे कंपोज किया गया एट द एज ऑफ 23, यानी जब पोप मात्र 23 वर्ष के थे, और 1711 ईस्वी में इसे पब्लिश किया गया। और यह एक माइलस्टोन बना पोप के करियर में, और यह बहुत ही वेल नोन पोएम है। और ये जो कविता है बहुत सारे क्लासिकल सोर्सेज को अपने साथ समेटे हुए है, और ये प्रेज करता है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक पोइट्री को। इस पोएम के सोर्स की बात करें तो बहुत सारे क्लासिकल सोर्सेज इसमें हैं, जिसमें ग्रीक पोइट्री का सोर्स इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इस पोएम में 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पोएम एड्रेस करता है कि कैसे पोप ने कल्चरल डिक्लाइन देखा है और ये कल्चरल डिक्लाइन कैसे पोइट्री को अफेक्ट कर रही है। और पोप जो है बहुत ही इंसिस्ट करते हैं पोएट्स और क्रिटिक्स को कि ये सारी चीज़ें जो खो चुकी हैं उनको रिकवर करना चाहिए। और ये 3 पार्ट में इस सारी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से रखते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है द रोल एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ क्रिटिक। पोप यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि एक क्रिटिक का क्या रोल होना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। पोप शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिक्स इन द लिटरेरी वर्ल्ड, और वे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि कैसे क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। इसका जो एम होना चाहिए वो किसी वर्क ऑफ आर्ट को इम्प्रूव करने में होना चाहिए, न कि इसे ख़त्म करने में, इसे ख़त्म करने में नहीं होना चाहिए। पोप एडवाइस करते हैं क्रिटिक्स को कि उन्हें हम्बल होना चाहिए और अपने लिमिटेशंस को उन्हें जानना चाहिए, उन्हें अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए,
क्योंकि वो भी गलतियां कर सकते हैं। बहुत ही फेमसली वो कहते हैं टू अर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। वो कहते हैं कि गलती करना मानवीय है और माफ़ करना दैवी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर किसी वर्क ऑफ आर्ट की आप आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, तब एक अच्छा क्रिटिक आप कहलाएंगे। और उन सारी चीज़ों को आपको माफ़ भी करना है और आपको हार्श नहीं होना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्वालिटीज़ ऑफ अ क्रिटिक को रखते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करता है द डेंजर ऑफ पुअर क्रिटिसिज्म, कि अगर क्रिटिसिज्म पुअर होगा तो इसका खतरा कैसे और हानिकारक होता है किसी वर्क ऑफ आर्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट में पोप जो है वो आउटलाइन करते हैं वेरियस पिटफॉल्स, बहुत सारी कमियों को और डेंजर्स को, कि कैसे क्रिटिक जो हैं उन्हें इनकाउंटर करते हैं, कैसे वो झेलते हैं। वो वार्न करते हैं क्रिटिक्स को कि उन्हें एरोगेंट नहीं होना है, उन्हें प्रेजुडिस्ड नहीं होना चाहिए, यानी पार्शियल नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी के प्रति एनवी नहीं रखना चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो जो क्रिटिक का वो जजमेंट है वो क्लाउडेड होगा, यानी वह पार्शियल दिखेगा। पोप क्रिटिसाइज करते हैं वैसे क्रिटिक्स को जो जज करते हैं किसी वर्क को किसी रिजिड रूल्स के ऊपर, पर्सनल बाइसेस के ऊपर, बल्कि उन्हें एक इंट्रिंसिक मेरिट के साथ किसी वर्क ऑफ आर्ट को जज करना चाहिए। पोप हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड एबिलिटी टू अप्रिशिएट द ब्यूटी इन आर्ट, कि जो भी आर्ट में सुंदरता है उसको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, इसको वो हाईलाइट करते हैं। और किसी क्रिटिक के अंदर में ये एबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि वो इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें। ये पार्ट 2 में उन्होंने बताया है। पार्ट 3 जो है वो है द आइडियल क्रिटिक एंड राइटर, जो एक आदर्श क्रिटिक होते हैं और राइटर होते हैं उन्हें कैसे होना चाहिए और कैसा उनका आउटपुट होना चाहिए। जो फाइनल सेक्शन है वो प्रोवाइड करता है एक मॉडल फॉर बोथ क्रिटिक्स एंड राइटर, एक मॉडल तैयार करके देते हैं वो कि कैसे क्रिटिक्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, राइटर्स को कैसा होना चाहिए। पोप आर्ग्यू करते हैं और एक आइडियल क्रिटिक को क्या उसके साथ होना चाहिए, कैसे उसके पास एक गुड सेंस होना चाहिए, गुड टेस्ट होना चाहिए, उसे लिटरेचर की समझ होनी चाहिए और वह ग्राउंडेड होना चाहिए, उसका नॉलेज जो है वो क्लासिकल लिटरेचर में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। वो एडवोकेट करते हैं कि कैसे हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ रीजन के साथ और इमेजिनेशन जो राइटिंग में होती है उसको ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ों को जज करे। वो स्ट्रेस करते हैं कि कैसे द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी कितनी ज़रूरी होती है, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन कितना ज़रूरी होता है, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस उनका है। पोप रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे नेचर को उन्हें शामिल करना है और ट्रू आर्ट को सबके सामने लाना है, जैसा ग्रीक्स और रोमन्स किया करते थे, उन्होंने नेचर को कभी नहीं छोड़ा। तो वो सजेस्ट करते हैं कि जो ग्रेट लिटरेचर है वो टेस्ट ऑफ टाइम के साथ चलना चाहिए, लेकिन इसमें आपको नेचर को भी इंक्लूड करते हुए चलना है। अगर हम की थीम्स देखें एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में, तो इसका पहला जो की थीम है वो नेचर एंड रूल्स, कि पोप एडवोकेट करते हैं कि जो रूल्स ऑफ नेचर हैं और वो मानते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं कि इसको ज़रूर ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो क्लासिकल वर्क्स होते हैं चाहे वो एंशिएंट ग्रीस और रोम के वर्क्स हों उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो अच्छी कविताओं में, वर्क ऑफ आर्ट में इनका इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो रूल्स हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं होने चाहिए, बट नेचर से खुद लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ यह टाइमलेस होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, तभी इसकी इम्पॉर्टेंस दिखाई पड़ेगी। दूसरा वो कहते हैं जो की थीम है वो है विट एंड जजमेंट। इसका जो सेंट्रल थीम है वो बैलेंस क्रिएट करना है, विट यानी क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन और जजमेंट के बीच में, जिसको रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। पोप आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि ट्रू आर्ट जो होता है वो दिखाई पड़ता है जब बैलेंस होता है दोनों के बीच में, इन दोनों क्वालिटीज़ के बीच में, जिसको विट और जजमेंट कहते हैं। तीसरा है ह्यूमिलिटी एंड मॉडरेशन। किस प्रकार पोप जो है इनकरेज करते हैं क्रिटिक को, राइटर्स को, कि उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए ह्यूमिलिटी की भी
और मॉडरेशन की भी। वो चेतावनी देते हैं, वार्न्स अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ एक्सट्रीम, किसी चीज़ का जो एक्सट्रीम है बहुत ही खतरनाक है। सो वेदर इट इज़ क्रिएटिविटी और क्रिटिसिज्म, चाहे वो किसी चीज़ का क्रिएशन हो या आलोचना हो, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। वो प्रमोट करते हैं बैलेंस अप्रोच दोनों के बीच में, चाहे वो ह्यूमिलिटी भी हो या मॉडरेशन हो। वो अगला जो की थीम प्रेजेंट करते हैं वो है द रोल ऑफ द क्रिटिक। तो रोल ऑफ क्रिटिक क्या है? पोप कहते हैं कि क्रिटिक जो है एक गाइड है जो दूसरों को मदद करता है समझने में और अप्रिशिएट करने में किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को या लिटरेचर को। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि क्रिटिक्स को अपनी क्षमता, जो उसका पावर है, उसकी जानकारी होना चाहिए। वह किसी चीज़ को हार्म ना करे, जजमेंट जो है वो मिसगाइडेड ना हो और मैलिशियस ना हो। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म बहुत ही आसान हो जाता है। अगर हम इन्फ्लुएंस और लेगेसी देखें कि क्या है इसका इम्पोर्टेंस, तो एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो पोप के मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स में से एक है और इसका लास्टिंग इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखा जा सकता है और हमेशा इसको साइट किया जाता है उन इनसाइट्स को दिखाने के लिए कि कैसे नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, किसी भी क्रिटिसिज्म की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एक गुड क्रिटिक क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। और ये जो एसे है, द एसे ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द इनलाइटमेंट, कि कैसे किसी चीज़ की जो गहराई है, उससे जो ज्ञान मिलने वाला है वो क्या होना चाहिए। पर्टिकुलरली वो एम्फेसाइज करते हैं रीज़न, ऑर्डर और परसूट ऑफ नॉलेज के ऊपर। तो पोप का जो ये वर्क है वो आज भी रेलेवेंट है और यह एड्रेस करता है एक टाइमलेस चैलेंज ऑफ द क्रिटिसिज्म, साथ ही साथ एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को दिखाता है कि कैसे किसी वर्क ऑफ आर्ट को इवैल्यूएट करना है। वे एडवाइस देते हैं क्रिटिक्स को, राइटर्स को, टू कंटिन्यू and to resonate, making an essay on criticism a foundation text in the study of literature and criticism। तो इस तरीके से आप essay on criticism को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि essay on criticism क्या है। Thanks a lot for watching this video. Keep watching, keep sharing. Bye bye.